अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर 7 साइज रिडक्शन इक्विपमेंट के बारे में हम बात करेंगे। हमारे आज के लेक्चर के कंटेंट्स ये हैं। नॉर्मली जब हम सॉलिड पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैं। वो कोर्स पार्टिकल्स हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, फाइन्स हो सकते हैं या अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हो सकते हैं। कोर्स पार्टिकल्स हैं, उनकी जो टिपिकल साइज रेंज है वो 1000 टू 100 मिलीमीटर तक होती है। जबकि जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, मीडियम सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनकी साइज रेंज 100 से 1 मिलीमीटर तक हो सकती है। फाइन पार्टिकल्स जो हैं उनकी साइज रेंज 1 टू 0.01 मिलीमीटर तक हो सकती है। जबकि अल्ट्रा फाइन जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज रेंज 0.01 मिलीमीटर टू 1 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। ये एक और क्लासिफिकेशन है, साइज रेंजेस फॉर डिफरेंट साइज रिडक्शन इक्विपमेंट। अब आप लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना कि सॉलिड पार्टिकल्स, कोई सॉलिड पार्टिकल एग्जिस्ट करते हो, आया वो नेचुरल पार्टिकल्स हैं या वो मैन मेड कोई इंडस्ट्रियल पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं आपने ऑब्टेन किए हैं, उनकी साइज रेंज, उनका जो एक डेफिनेट साइज होगा उसकी मदद से तो हम क्लासिफाई करते ही हैं कि ये सॉलिड्स आया कोर्स है, इंटरमीडिएट है, फाइन है या अल्ट्रा फाइन है। लेकिन इसके साथ साथ हम जब सॉलिड पार्टिकल्स की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, हम जब सॉलिड पार्टिकल्स के साथ कोई कोई प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस के अंदर हम हो सकता है उस सॉलिड पार्टिकल्स को का साइज बड़ा कर रहे हो सकता है हम उस सॉलिड पार्टिकल्स का साइज छोटा कर रहे हो। तो वट एवर द प्रोसेस इज, तो आप उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो इक्विपमेंट उन सॉलिड्स के साइज को जिस तरीके से हैंडल करता है, जिस साइज रेंज को हैंडल करता है फीड और प्रोडक्ट के मुकाबले में, आप उसकी मदद से अपने जो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। तो जो कोर्स क्रशर होता है उसके अंदर आप फीड साइज 1500 टू 40 मिलीमीटर हम फीड साइज उसके अंदर हम यूज करते हैं। जो प्रोडक्ट हमें ऑप्टेन होता है किसी कोर्स क्रशर से वो 50 टू 5 मिलीमीटर तक होता है। इसी तरह जो हमारे पास इंटरमीडिएट क्रशर होता है उसकी फीड साइज 50 टू 5 मिलीमीटर है, जबकि उसका जो प्रोडक्ट साइज है वो 5 टू 0.1 मिलीमीटर है। फाइन ग्राइंडर, उनका फीड साइज 5 टू 2 मिलीमीटर है, जबकि उसका जो प्रोडक्ट साइज है वो लेस देन 0.1 मिलीमीटर होगा। हमारे पास जो कोलाइड मिल्स हैं उनका फीड साइज 0.2 मिलीमीटर होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट साइज है वो 0.01 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। अब आप कोर्स क्रशर्स, इंटरमीडिएट क्रशर्स, फाइन क्रशर्स, ये पार्टिकल्स की मदद से, और इसकी तो आपको शायद समझ आती हो। ये जो कोलाइड हैं ये क्या होते हैं, लेट्स सी इट ब्रीफली। अच्छा, सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है कोलाइड्स के बारे में वो ये है कि कोलाइड्स आर बेसिकली हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। ये आप लोगों ने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर हम बेसिकली इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट फेजेस। मसलन इसके अंदर है क्या, अगर हमारे पास कोई एक फेज है जिसके अंदर आपके पास कोई सब्सटेंस है जिसका फेज से मुराद है कोई चीज सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, कोई गैस हो सकती है, तो हम ये कहते हैं कि ये इस सब्सटेंस का फेज है। ये सब्सटेंस जिस स्टेट में होता है हम कह देते हैं ये इस सब्सटेंस का फेज है। अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि होमोजीनियस है, वो सब्सटेंस होमोजीनियस होना चाहिए, लेकिन कोलाइड इज बट दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अच्छा, अब अगर हमारे पास कोई नॉन क्रिस्टलाइन होमोजीनियस
सब्सटेंस है जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स पे कंसिस्ट करता है, या हमारे पास कोई अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं किसी सब्सटेंस के। दो बातें हो सकती हैं, या तो अगर हमारे पास कोई नॉन क्रिस्टलाइन होमोजेनियस सब्सटेंस है जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स पर कंपोज हुआ है, या हमारे पास अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं किसी सब्सटेंस के। अब आप उस इन चीजों को, अगर ये दोनों में से कोई चीज हो, अगर ये किसी दूसरे सब्सटेंस में डिस्पर्स हुए हुए हो, तो आपके पास जो चीज हासिल होती है उसे हम कोलाइड कहते हैं। कोलाइड की बहुत जो एक नॉर्मल एग्जांपल है, शेविंग क्रीम इज अ काइंड ऑफ अ कोलाइड। तो बेसिकली शेविंग क्रीम क्या है? शेविंग क्रीम जो है, आपने एक गैस को लिक्विड के अंदर डिस्पर्स किया हुआ है, इसको हम शेविंग क्रीम कहते हैं। इसी तरह टूथपेस्ट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कोलाइड। टूथपेस्ट एक ऐसा कोलाइड है जिसके अंदर हमने लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिस्पर्स किया हुआ है। क्या हुआ है? हमारे पास कोई एक लिक्विड सब्सटेंस है, एक लिक्विड फेज है, जिसको हमने एक दूसरे फेज यानी सॉलिड के अंदर हमने डिस्पर्स किया हुआ है। आप इसकी मिसाल ऐसे भी देख सकते हैं कि लेट से अगर मेरे पास एक दही का प्याला है, और अब ये दही एक सब्सटेंस है, आप अगर हम दही को हम लिक्विड कंसीडर करते हैं, और मैं इस दही के अंदर थोड़ी सी लाल मिर्ची डालता हूं, तो मैंने बेसिकली क्या किया है कि मैंने दही के अंदर जो लाल मिर्च सॉलिड है, मैंने उसको डिस्पर्स कर दिया है, उसको मिक्स कर दिया है। अब अगर मैं उसको किसी मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए मैं उस लाल मिर्च को दही के अंदर मैं उसको मिक्स कर दूं, तो डिस्पर्स कर दूं, उसको फैला दूं, तो मैं दही में से लाल मिर्च अलग नहीं कर सकता। मैं टूथपेस्ट में से आप कोलगेट को देखिए तो आप उसमें से पार्टिकल्स देखेंगे, आप उन पार्टिकल्स को टूथपेस्ट से अलग नहीं कर सकते। शेविंग क्रीम के जो अज्जा हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो दो फेजेस हैं, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड्स बिल्कुल इसी तरह, they can never be separated out by ordinary filtering। आप कोई सिंपल फिल्टरिंग करके उनको सेपरेट नहीं कर सकते, या आप उनको सेंट्रीफ्यूजिंग करके भी सेपरेशन उनकी नहीं कर सकते। जैसे आप दूध के अंदर हम जो आप दूध में से क्रीम वगैरह अलग की जाती है, तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूजिंग करके हम दूध को गाढ़ा करते हैं, सेंट्रीफ्यूजिंग की मदद से हम उसको अलग कर लेते हैं। या हम कोई चीज सस्पेंशन होती है, उसको अगर आप उसको सेपरेशन करके अलग करना चाहें, लेकिन जो कोलाइड्स होते हैं उनको इन प्रोसीजर्स की मदद से हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो कोलाइड्स की जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं, वो जेल्स होती हैं, सोल्स होते हैं, इमल्शंस होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको टिपिकल शेविंग क्रीम और टूथपेस्ट की एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। अच्छा, अब मैंने आपको कोलाइड का बताया, लेकिन अब आई हैव ऑल्सो टू टेल यू व्हाट इज सोल। सोल के बारे में देखते हैं कि सोल क्या चीज है। सोल एक कोलाइड की ही एक टाइप है, कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली सोल इज अ सब टाइप ऑफ अ कोलाइड। तो इसमें ये है क्या चीज? बेसिकली इसके अंदर आपके पास जो है फेजेस उसी तरह ही होंगे। आपके पास दो फेजेस होंगे, लेकिन होता क्या है कि आपके पास यहाँ पर जो है जो सोल होगा, इस सोल के अंदर हमारे पास बहुत छोटे छोटे स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जिनको हमने कॉन्टिन्यूअस लिक्विड मीडियम के अंदर हमने डिस्पर्स किया हुआ है। मतलब क्या है? हमारे पास जो मेजर मीडियम होगा, मेजर जो हमारे पास सब्सटेंस है, जो फेस है, वो लिक्विड है, और उस लिक्विड के अंदर हमने स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमें जो कोलाइड मिला है उसको हम सोल कह रहे हैं। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है कोलाइड की, जिसको हम सोल कहते हैं। जो सोल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। सोल्स की जो सम कॉमन एग्जांपल्स हैं, ब्लड जो है हमारे पास जो है वो सोल है। ब्लड के अंदर हमारे पास स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो कि आपके ब्लड के अंदर हमारे ब्लड को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। पिगमेंटेड इंक है, सेल फ्लूइड्स हैं, पेंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, ये सब जो एग्जांपल्स हैं,
ये सोल्स के एग्जांपल हैं। ये कुछ इनमें से नेचुरल हैं। आप इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे मटेरियल्स जो हैं वो आर्टिफिशियल सोल्स के तौर पर आप प्रिपेयर करते हैं, उनको हम नॉर्मली कोई डिस्पर्शन मेथड या कंडेंसेशन मेथड की मदद से प्रिपेयर करते हैं। एक छोटी सी चीज यहाँ पर हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखा है। बेसिकली क्या है कि जो मैग्नीशिया है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस है। तो दिस इज नॉर्मली यूज एज ए एंट एसिड। होता क्या है कि अगर हमें सीने में जलन हो खाने पीने की वजह से, हमें खुदा ना खास्ता बदहजमी हो जाती है, या जो है अगर आप ज्यादा खा लें तो आप रमजान में अगर अफ्तारी के बाद आप बहुत ज्यादा ये मिसाले वाली या तेल वाली चीजें खा लें तो आपको सीने पे जलन वगैरह होती थी। तो उस वजह से जो मेडिसिन ली जाती है उनको एंट एसिड कहते हैं। होता क्या है कि कहते हैं कि मैदे में तेजाबियत हो गई है, अब आप इस तेजाबियत को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बेसिकली। अब आपके जो स्टमक के अंदर एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस हुआ है विच इज डिस्टर्बिंग यू, यू वांट टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कोई बेस यूज करते हैं। तो बेसिकली जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, और न्यूट्रलाइजेशन में हमारे पास जो है वाटर जनरेट होता है और हमारी जो तबीयत है वो रिलैक्स हो जाती है। तो हमारे पास जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है बेसिकली, वो हमारे पास जो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो यूज करते हैं एंट एसिड्स वगैरह बनाने के लिए, हम उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एक और चीज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के हवाले से कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नॉट ओनली यूज एज अ एंट एसिड बट ऑल्सो एज अ लेग्जेटिव। ये लेग्जेटिव क्या चीज है? खुदा ना खासा अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए या कब्ज हो जाए, उस वक्त भी हम जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। लेकिन उसकी अमाउंट, आप जैसे आपके पास अगर तेजाबियत हो गई है, अगर हमारे पास इनडाइजेशन है, हार्ट बर्न है, सीने में जलन है, उसके नतीजे में जो आप एंट एसिड यूज कर रहे हैं वो उसकी जो आप है अमाउंट जो है, वो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसकी अमाउंट काफी थोड़ी होती है। लेकिन जब आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ लैक्सेटिव यूज कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। तो होगा क्या कि आपके पास जो स्टमक के इर्द गिर्द अगर कोई वाटर है, तो ये आपका जो वाटर है ये जो है इसके साथ जो है वो कलेक्ट होता रहता है, जिसकी वजह से वो बाद में जो स्टूल्स हैं वो लूज हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन हमारी जो है उसका इलाज हो जाता है। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर वो किसी सस्पेंशन में है और उसको फिर एंट एसिड के तौर पर यूज किया जा रहा है, हम उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एक इसी हवाले से एक छोटी सी टर्म और, इमल्शन। आप लोग केमिस्ट्री वगैरह के अंदर इसको डिटेल से ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके होंगे। एमल्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कोलाइड। इसमें है क्या? जो है इमल्शन के अंदर जो शर्त है वो शर्त ये होती है कि आपके पास दोनों फेजेस लिक्विड्स होंगे। कि आपके पास बेसिकली क्या है कि इमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स दैट आर नॉर्मली इमिसिबल, या वो मिक्स नहीं हो सकते। वो आपके पास दोनों लिक्विड्स जो हैं वो सेपरेट फॉर्म में रहते हैं। और जब आपके पास वो जो दो लिक्विड्स हैं या दो से ज्यादा लिक्विड्स हैं, शर्त यही है कि आपके पास दोनों फेजेस आपके पास लिक्विड्स ही होंगे। हमारे पास जो मिक्सचर हासिल होता है उसको हम एमल्शन कहते हैं। तो आप एमल्शन जो है उसको आप कह सकते हैं कि जो है वो टू फेज सिस्टम तो है, लेकिन उसके अंदर आपके पास डिस्पर्स या जो कॉन्टिन्यूअस दोनों फेजेस हैं वो लिक्विड ही हैं। अच्छा, अब हमारे पास होता क्या है कि एमल्शन के अंदर आपके पास नॉर्मली एक लिक्विड होगा विच विल बी अ डिस्पर्स फेज, और आपके पास एक और लिक्विड होगा जो कि कॉन्टिन्यूस फेज होगा। जैसे मिसाल मैंने आपको दी थी कि अगर हमारे पास जो है हमारे पास ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, तो वो ब्लड के आपके पास सॉलिड है, वो उसके अंदर लिक्विड के अंदर में था। तो अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस फेज फाइनल एक और बहुत ज्यादा लिक्विड था, उसके अंदर आपने एक और लिक्विड एज अ डिस्पर्स फेज ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो इमिसिबल नॉर्मली मिक्सचर बना है उसको हम इमल्शन कहते हैं।
इमल्शंस की जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं वो विनेग्रेट्स या होमोजेनाइज्ड मिल्क है। ये विनेग्रेट्स क्या होते हैं? विनेग्रेट इज अ टिपिकल फ्रेंच फूड आइटम। तो हमारे पास जो नॉर्मल विनेगर है, सिरका जो होता है, उस सिरके को ऑलिव ऑयल के अंदर मिक्स करके और बाद में आप उसके अंदर कुछ और दूसरे सॉल्ट्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं जस्ट टू एनहेंस टेस्ट। बट बेसिकली अ विनेग्रेट इज अ मिक्सचर ऑफ विनेगर एंड ऑलिव ऑयल। तो इन दोनों को मिक्स करके हम सैलेड्स की ड्रेसिंग के तौर पर यूज करते हैं। तो सैलेड्स को एक टेस्ट देने के लिए सैलेड्स, बाज़ लोग जो है डाइटिंग वगैरह के लिए सैलेड्स यूज करते हैं। तो सैलेड्स जो है क्योंकि वो उनमें आपको जायका नहीं होता, तो आप उसपे नमक वगैरह को टेस्ट देने के लिए तो ये उसको यूज करते हैं, इस विनेग्रेट को यूज करते हैं। तो उससे सैलेड का टेस्ट एनहेंस हो जाता है और उसको आप जो है एक एज अ फूड आइटम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। होमोजेनाइज्ड मिल्क क्या है? होमोजेनाइज्ड मिल्क, आप लोग अगर घरों में आप लोगों ने देखा हो कि हम जब दूध को उबालते हैं तो दूध के जो टॉप लेयर होती है, जो दूध की बलाई सतह होती है, जो टॉप लेयर है दूध की, उसके ऊपर आपके पास मलाई जमना शुरू हो जाती है। उसके ऊपर फैट जो है वो सब जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो फैट्स हैं, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क। अगर उन फैट्स को रिमूव कर दिया जाए तो आपके मिल्क ने फैट्स की जो अमाउंट है उसको लूज कर दिया है। इस वजह से होता क्या है कि होमोजेनाइज मिल्क बनाने के लिए आप मिल्क को थॉरली किसी प्रोसेस से गुजारते हैं। ऐसे प्रोसेस से आप उसको थॉरली उसको तो मिक्सिंग करते हैं तो इस तरह की आप, जिसकी वजह से आपका जो मिल्क है थॉरली होमोजेनाइज हो जाए। मिल्क के अंदर जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, फैट्स हैं आपके मिल्क के अंदर, शुगर आपके मिल्क के अंदर, आपके प्रोटीन्स हैं, वो सारे के सारे यूनिफॉर्मली आपके पूरे मिल्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो ऐसे हम मिल्क को होमोजेनाइज्ड मिल्क कहते हैं। तो जैसे मिल्क के अंदर हमारे पास नॉर्मली जो आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज हमारे पास जो है वो अप टू जो है आपके पास गाय के मिल्क में मिसाल के तौर पर 4.5% तक फैट होता है और नॉर्मली आपके पास 88% तक इसके अंदर वाटर कंटेंट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो आपके पास किस तरीके से जो है एक डिफरेंट किस्म की कंसिस्टेंसी मौजूद है। हम सिर्फ चाहते ही हैं कि हमारे पास एक ऐसा मिल्क हो जिसके जिसके हर घूंट के अंदर तमाम गजाई अज्जा बराबर मिकदार में मौजूद हो। दिस विल बी अ होमोजेनाइज्ड मिल्क। जी। तो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट को नॉर्मली हम क्रशर्स, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स या कटिंग मशीन्स, इन चार चीजों में हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ये चार्ट आप लोग असाइनमेंट में भी ऑलरेडी कुछ बच्चों ने ये मेंशन किया था। तो यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस कि हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है साइज रिडक्शन इक्विपमेंट की कि किस तरीके से कोर्स क्रशर्स हैं। कोर्स क्रशर की सम टिपिकल टाइप्स मेंशन की हुई हैं: स्टैक जॉ क्रशर, डॉज जॉ क्रशर, जायरेटरी क्रशर या सम अदर कोर्स क्रशर्स। इसी तरह हमारे पास इंटरमीडिएट क्रशर्स हैं। तो जो इंटरमीडिएट क्रशर्स हैं उसमें हमारे पास crushing rolls, disc crusher, edge runner mill, hammer mill, single roll crusher, pin mill, Simon's disc crusher। और फाइन क्रशर्स में हमारे पास बोरस्टोन मिल, रोलर मिल, पेंडुलम मिल, ग्रिफिन मिल, रिंग रोलर मिल, बॉल मिल, ट्यूब मिल, हार्डिंज मिल, बैबकॉक मिल। ये एक हमारे पास क्लासिफिकेशन है साइज रिडक्शन इक्विपमेंट की। अब इस क्लासिफिकेशन से आपने जो है आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि डिफरेंट बुक्स हैव क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट डिफरेंटली। तो उन्होंने साइज रिडक्शन इक्विपमेंट में थोड़ा बहुत उसमें फर्क है। वो फर्क हमारे पास कॉमनली अगर आप ब्रिटिश बुक्स देखें या अमेरिकन बुक्स देखें तो उसके अंदर आपको वो थोड़ा बहुत फर्क नजर आता है। लेकिन आपने उस फर्क से घबरा नहीं जाना। नॉर्मली होता क्या है कि सम ऑफ दीज इक्विपमेंट्स आर पेटेंटेड और उनका जो नाम है
वो किसी कंपनी के नाम पर होता है, तो इस वजह से बाज़ औक़ात हो सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ उससे मिलता-जुलता इक्विपमेंट हो, लेकिन उसका एक नाम पेटेंट है, तो वो शायद क्लासिफिकेशन में आपको डिफरेंट नज़र आता हो। ये इसी तरह हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है साइज़ रिडक्शन इक्विपमेंट की, इसको ज़रा देखते हैं। हमारे पास इसमें क्रशर्स हैं, कोर्स या फाइन क्रशर्स, उसमें आपके पास जाइलेटरी क्रशर्स आ जाएँगे, जॉ क्रशर्स आ जाएँगे, क्रशिंग रोल्स हैं। फिर इसी तरह हमारे पास ग्राइंडर्स हैं, इंटरमीडिएट या फाइन, उसमें हमारे पास हैमर मिल्स हैं, इम्पैक्टर्स हैं, रोलिंग कंप्रेशन मिल्स हैं। रोलिंग कंप्रेशन मिल्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं, बाउल मिल्स या रोलर मिल्स। इसके अलावा हमारे पास एट्रिशन मिल्स हैं, टम्बलिंग मिल्स हैं, ये हम ग्राइंडर्स की बात कर रहे हैं, और ग्राइंडर्स की जो टाइप टम्बलिंग मिल्स है, उसकी फर्दर 3 सब टाइप्स हैं, रॉड मिल्स, बॉल मिल्स, पेबल मिल्स, ट्यूब मिल्स, कंपार्टमेंट मिल्स, और जो थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारे पास अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स हैं, उनमें हमारे पास हैमर मिल्स विद इंटरनल क्लासिफिकेशन है। तो ये 2 मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। देखिए ग्राइंडर्स के अंदर हैमर मिल्स और इम्पैक्टर्स से, यहाँ पे जब हम इस पे डिटेल से देखेंगे, हमारे पास हैमर मिल का हम पढ़ेंगे, उसमें हम ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हैमर मिल्स विद इंटरनल जो क्लासिफिकेशन, जनरली आप सॉलिड पार्टिकल्स को क्लासिफाई कर लेते हैं, कोई नॉर्मली कोई जाली वगैरह लगी होती है, आप स्क्रीनिंग हो रही होती है, जिसकी मदद से हम अल्ट्रा फाइन आप पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो वो अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर है। इसी तरह हमारे पास फ्लूइड एनर्जी मिल्स हैं, वो भी अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स हैं। एजिटेटेड मिल्स हैं। जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, कटिंग मशीन्स है। कटिंग मशीन्स इट्स वेरी कॉमन, हमारे पास उसमें नाइफ कटर्स हो सकते हैं, डाइसर्स हैं, स्लिटर्स हैं। जो डाइसर्स हैं, ये भी आपके पास कटर्स की ही किस्म है, जिसके अंदर आप बड़े-बड़े टुकड़ों को आप जो है उनको काट लेते हैं, तो ये हमारे पास कटिंग मशीन्स हैं। जी, तो क्रशर्स क्या हैं? क्रशर्स वो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट हैं जो कि लार्ज पीसेस ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, नॉर्मली हम जो लार्ज पीस ऑफ सॉलिड मटेरियल्स है उनको सॉलिड लंप्स कहते हैं। सॉलिड्स के बड़े बड़े टुकड़े हैं हमारे पास, सॉलिड लंप्स हैं। इन लंप्स को जो क्रशर्स हैं वो बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन तोड़ देते हैं। कंप्रेशन क्या है? अगर आप इसकी मिसाल छोटी सी मिसाल लें, अगर आप प्लास अपने हाथ में पकड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्लास के 2 जॉज हैं। तो अगर आप प्लास के अंदर कोई अगर आप कोई प्लास के अंदर कोई चीज रखते हैं और जोर से आप उसको दबाएं, तो वो चीज टूट जाएगी। बेसिकली आपने जो ये काम किया है, आपने कंप्रेशन यूज की है, उस प्लास के जॉज के अंदर चीज को कंप्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से वो चीज टूट गई है। तो बिल्कुल इसी तरह जो क्रशर्स हैं, क्रशर्स ऑल्सो ऑपरेट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन, और कंप्रेशन की मदद से जो हमारे पास लार्ज पीसेस ऑफ सॉलिड मटेरियल्स हैं, उनको आप स्मॉल लंप्स में तोड़ देते हैं। नॉर्मली हम इंडस्ट्री के अंदर आप एक बड़ा सा क्रशर यूज नहीं करते, बल्कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरह स्टेज वाइज डिफरेंट क्रशर्स यूज करती हैं। क्यों? इसकी वजह वजह क्या है कि जब आपके पास क्वेरीज होती हैं, क्वेरीज हम जहां पर आप बड़ी बड़ी रॉक्स को ब्लास्ट करके तोड़ रहे होते हैं, उसको क्वेरी कहते हैं। तो क्वेरीज के अंदर आपके पास बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, पहाड़ से आप किसी बड़े प्राइमरी क्रशर के अंदर ले जाएंगे, उसको आप फर्दर उसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, उसको फिर आप सेकेंडरी क्रशर में ले जाएंगे, फिर फर्दर उनको आप टर्शियरी किसी क्रशर में लेके जाएंगे। तो इस तरह आप उसकी स्टेप वाइज क्रशिंग करते हैं, ताकि आपको कोई बहुत बड़ा एक मटेरियल ना बनाना पड़े, आपका जो प्रोसेस है आप वो भी स्मूथ हो जाए, और आपका जो प्रोडक्ट साइज है वो भी यूनिफॉर्म हो जाए। तो जो प्राइमरी क्रशर है बेसिकली वो क्या करेगा कि जो प्राइमरी क्रशर है वो आपके पास जो माइन से, आपके पास जो क्वेरी से, जो डायरेक्टली जो आपके पास सॉलिड रॉक्स आई हैं, जो सॉलिड मटेरियल्स आए हैं, जो फीड आई है, उस फीड को ये ब्रेक कर देगा। तो नॉर्मली आपके पास जो प्राइमरी क्रशर का जो जो है हमारे पास प्राइस है वो 250 टू 150 मिलीमीटर उसका प्रोडक्ट होगा, प्राइमरी क्रशर के प्रोडक्ट का। और उसके बाद हमारे पास जो सेकेंडरी क्रशर है
वो बेसिकली इस प्रोडक्ट को यूज करेगा कि प्राइमरी क्रशर में आपके पास माइनिंग के दौरान जो चट्टानें आई थी, आपने उन बड़ी चट्टानों को अब 250 से 150 तक उनका साइज रिड्यूस कर दिया है, और अब आप इन 250 टू 150 सॉलिड लंप्स को एक सेकेंडरी क्रशर के अंदर फर्दर आप उसको क्रश करेंगे, फर्दर उनका साइज रिड्यूस करेंगे, यहां तक कि आपके पास 6 पार्टिकल्स आपके पास ऑब्टेन हो जाएं, तो दिस विल बी अ सेकेंडरी क्रशर। तो जो हमारे पास ये क्रशर्स हैं, दीज आर लो स्पीड मशीन्स। हम ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होती, ये स्लो स्पीड मशीन्स हैं, और ये कोर्स क्रशिंग के लिए यूज होती हैं। जब आपको बात कोर्स क्रशिंग की है, तो आपने याद रखनी है कि आज के लेक्चर के शुरू में मैंने आपको कोर्स क्रशिंग की साइज रेंजेस बताई थी, कि आपकी फीड साइज क्या होती है, प्रोडक्ट क्या साइज क्या होती है। उस साइज रेंज को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर आप किस तरीके से बड़े पार्टिकल्स के अंदर वो आप उनको उनको जो है कोर्स पार्टिकल्स के अंदर आप उनको कोर्स क्रशर की मदद से आप उनको तोड़ सकते हैं। तो नॉर्मली हम अपने इन लेक्चर्स के अंदर जो क्रशर्स में जिन चीजों पे आप हम गौर करेंगे वो होंगी जॉ क्रशर्स, जायरेटरी क्रशर्स, स्मूथ रोल क्रशर्स, या टूथ रोल क्रशर्स। जॉ क्रशर्स, जायरेटरी क्रशर्स और स्मूथ रोल जो क्रशर्स हैं, ये तमाम के तमाम कंप्रेशन के प्रिंसिपल पर ऑपरेट करते हैं। तो नॉर्मली इनको यूज कहां किया जाता है? माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर, या आप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप जब हम आपके पास कोई क्वेरी है, हम उस क्वेरी के अंदर बड़े बड़े रॉक्स हैं, उनको ब्रेक करने के लिए हम जो है कंप्रेशन का प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, ये क्रशर्स, और आपके पास लार्ज लम्प्स ऑफ सॉलिड्स आर बीइंग ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। जो क्रशर्स हैं उनको प्राइमरी और सेकेंडरी रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके पास कोई ऑर्स हैं, कोई रॉक्स हैं, आपके पास इन तमाम चीजों की आप प्राइमरी या सेकेंडरी रिडक्शन करना चाहेंगे, तो आप क्रशर्स यूज करेंगे। एक छोटी सी चीज मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक साइकिल है। आप देखिए कि साइकिल का एक हिस्सा हमने दिखाया हुआ है, तो उस हिस्से के अंदर आपको समझाना है कि बेसिकली आपके पास एक्सेंट्रिक क्या चीज होती है। आप ये देखिए, हम शाफ्ट है, ये एक्सल शाफ्ट है, ये फिक्स है। एक्सल शाफ्ट ये बेसिकली आपके पास इस तरीके से ये रोटेट करती है। जब आप इसको साइकिल के पैडल को घुमाते हैं, तो पैडल के घुमाने से ये जो आपकी एक्सल शाफ्ट है, ये भी रोटेट करती है। इस एक्सल शाफ्ट के साथ, ये देखिए एक्सल शाफ्ट के साथ, ये एक्सल शाफ्ट आपकी बेसिकली सेंटर में है, लेकिन इसके सेंटर से बाहर, इस सेंटर के बाहर से आपके पास ये जो आपके पास एक सर्कुलर प्लेट सी लगी हुई है। तो ये एक सेंटर से बाहर है। तो आप जो चीज सेंटर से बाहर होती है, हम उसको एक्सेंट्रिक कहते हैं। एक्सेंट्रिक लिटरली एक और लफ्जों में इस्तेमाल भी होती है। अगर कोई शख्स ऐसा कि अगर कोई वो ऊट पटांग किस्म की बातें कर रहा है, तो आप उसको इंग्लिश जबान में आप उससे कह सकते हैं कि भाई ये एक्सेंट्रिक है, ये थोड़ा सेंटर से हिला हुआ है, थोड़ा सा खिसका हुआ है। तो बेसिकली जो चीज सेंटर से थोड़ी सी बाहर होती है, हम उसको, ये सेंटर ये है, सेंटर से जो चीज बाहर है, ये जो चीज है, आप उसको कह सकते हैं वो एक्सेंट्रिक है। तो एक्सेंट्रिक बेसिकली क्या है हमारे पास? इट इज अ सर्कुलर डिस्क which is solidly fixed to a rotating axle with its center offset from that of the axle। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेंट्रिक का मतलब ये है कि जो चीज आउट ऑफ द सेंटर है, आपकी सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा बाहर है, तो हम उसको एक्सेंट्रिक कहते हैं। जैसे आपके पास ये एक्सल शाफ्ट सेंटर में है, और इस एक्सल शाफ्ट के सेंटर से जो चीज बाहर होगी, आप उसको एक्सेंट्रिक कहेंगे। ये एक्सेंट्रिक का बताने का मकसद ये था कि आगे हमारे फर्दर जो हम स्लाइड्स देखेंगे, उसके अंदर एक्सेंट्रिक की टर्म आएगी।
तो आई वांटेड यू टू नो अबाउट दिस। अच्छा, अब मैंने ocw.kfueit.edu.pk और आपके LMS पर मैंने ये जो वीडियो है जॉ क्रशर की एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो एंड सी। मैं आपको यहाँ पर भी ये वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन प्रोबेबली हो सकता है कि आपके पास ये वीडियो जो है शायद थोड़ी सी स्लो चले या क्लियर ना हो। तो आप प्लीज इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जो लिंक्स अवेलेबल हैं आपके पास लेक्चर स्लाइड्स में, और ये आपके पास ये वीडियोस अवेलेबल हैं LMS पर भी और ocw.kfueit.edu.pk वहां पर भी ये आपके पार्टिकल टेक्नोलॉजी कोर्स में अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये लार्ज लम्प्स ऑफ रॉक्स हैं। ये लार्ज लम्प्स ऑफ रॉक्स बेसिकली एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर कॉन्टिन्यूसली रोटेट होते हुए आकर हमारे इस जॉ क्रशर के ऊपर आ रही हैं। आपको यहाँ पर एक जॉ कॉन्टिन्यूसली मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो जॉ है बेसिकली हमारे पास एक यहाँ पर जॉ है जो आपको नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये जॉ है, ये फिक्स जॉ है। जॉ क्रशर के अंदर एक फिक्स जॉ होता है और एक जॉ मूवेबल जॉ है। ये मूवेबल जॉ है उस वो जॉ बेसिकली इन रॉक्स को कंप्रेशन की मदद से कंप्रेस करके तोड़ रहा है। देखिए, आप जब रॉक्स आती हैं तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो मूवेबल जॉ है वो अगेंस्ट द फिक्स जॉ इन रॉक्स को कंप्रेस करता है, जिसकी मदद से ये रॉक्स टूट जाती हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ जॉ क्रशर। जॉ क्रशर कंप्रेशन की मदद से जो है आपकी रॉक्स को या लार्ज लम्प्स ऑफ सॉलिड्स को ब्रेक करके उसको जो है छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर देता है। फिर इसी तरह हमारे पास जो जॉ क्रशर होता है, तो आप इस वीडियो में नहीं, लेकिन हम अभी आगे कुछ और चीजें देखते हैं। मैंने और वीडियोस भी आपके LMS के ऊपर और OCW पर मैंने शेयर की हुई हैं। प्लीज गो थ्रू देम और आप उसको देखिए तो आपको ये चीज मजीद बेसिकली आपके पास एक वी शेप ओपनिंग होती है। वी शेप ओपनिंग के अंदर जो फीड है वो टॉप से एंटर होती है, और आपके पास जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने देखा भी है कि जॉ क्रशर के अंदर टू जॉज हैं और एक जॉ फिक्स है, दूसरा कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है। वो जब ये दोनों जॉ जो ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, इनकी मदद से आपके पास एक वी शेप बनती है। तो टॉप से आप फीड डालते हैं और आपके पास बॉटम से वो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। एक जॉ आपका स्टेशनरी है, दूसरा जॉ कॉन्टिन्यूसली रेसिप्रोकेट करता है और एक हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर रेसिप्रोकेट करता है। हम जब चारपाई पर या बेड पर सोते हैं तो हमारी जो पोजीशन होती है वो हॉरिजेंटल होती है। जब हम खड़े होते हैं या पैदल चलते हैं तो जो हमारी पोजीशन होती है वो वर्टिकल होती है, ताकि आप समझ सकें किस तरीके से हॉरिजेंटली आपके पास ये रेसिप्रोकेट कर रहा होगा। कॉन्टिन्यूसली आपके पास मूवेबल जॉ ये रेसिप्रोकेट करेगा अगेंस्ट द फिक्स्ड जॉ, जिसकी वजह से कंप्रेशन होगी, और कंप्रेशन की वजह से आपके जो लार्ज लम्प्स ऑफ सॉलिड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। जॉ क्रशर्स की तीन बड़ी कॉमन टाइप्स जो हैं वो ब्लेक जॉ क्रशर, डॉज जॉ क्रशर या स्टैग जॉ क्रशर। हम टिपिकल सिर्फ जॉ क्रशर्स को हम देख रहे हैं, लेकिन आपको ये टाइप्स भी पता होनी चाहिए। दीज आर द टिपिकल टाइप्स ऑफ जॉ क्रशर्स। मैंने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल टॉगल जॉ क्रशर मैंने आप लोगों के साथ उसकी एक GIF इमेज उसके साथ मैंने आपके साथ अपलोड किया हुआ है आपके इन सोर्सेज पर ocw.kfueit.edu.pk और LMS पर। प्लीज go there, use these links and download these videos to view to know more about them.
मैं यहाँ पर भी आपको मैं आपको शो करवाता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास बेसिकली सिंगल टॉगल जॉ क्रशर होता है। ये आपको एक GIF इमेज है, एक एनिमेशन है हमारे पास एक सिंगल टॉगल जॉ क्रशर की। तो बेसिकली मैं डिटेल से आपको टॉगल के बारे में बताता हूँ। तो आप ये देखिए कि ये टॉगल प्लेट है, ये एक टॉगल प्लेट है, और क्योंकि ये एक ही टॉगल है इसलिए इसका नाम रखा हुआ है सिंगल टॉगल प्लेट। तो यहाँ पर देखते हैं कि जॉ क्रशर क्या है। अब आपको यहाँ पर और क्लियरली नजर आ रहा होगा कि आपके पास ये एक फिक्स जॉ है, ये उसके अगेंस्ट एक मूवेबल जॉ है। हॉरिजेंटली ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, आपके पास मूवेबल जॉ एक वी शेप बन रही है। टॉप से आप फीड एंटर कर रहे हैं, मूवेबल जॉ अगेंस्ट द फिक्स जॉ पार्टिकल्स को कंप्रेस कर रहा है, और कंप्रेस करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपके बॉटम से वो जो है आप उसको ऑब्टेन कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये देखिए कि आपके पास एक ड्रॉबैक रॉड शो की गई है। ड्रॉबैक रॉड, इस स्प्रिंग्स की मदद से हम बेसिकली जो आपकी वी ओपनिंग एट द बॉटम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मकसद क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट साइज को स्पेसिफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा बड़ा प्रोडक्ट चाहते हैं तो आप इसको लूज कर देंगे, इस ड्रॉबैक रॉड को लूज कर देंगे। वरना अगर आप स्मॉल पार्टिकल्स चाहते हैं तो आप इसको टाइट कर देंगे और आप इसकी मदद से ये प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। हमारे कुछ और हम वीडियोस देखेंगे, आप इन सोर्सेज पे भी प्लीज जाइए, LMS यूज कीजिए, OCW यूज कीजिए, जहां पर मजीद मैंने वीडियोस आपको अपलोड की हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो वहां पर आपको ये लाइनिंग भी नजर आएगी। तो बेसिकली क्या है, लाइनिंग का मतलब ये है कि आपके पास ये फ्लैट प्लेट नहीं है, ये जॉज हैं, जॉज हैं, दंदने बने हुए हैं बकायदा आपके पास। इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास लाइनर्स हैं, जॉ लाइंस बनी हुई हैं, बड़ी वो स्ट्रांग होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, ताकि वो स्टेबल रहें, वो टूट ना जाएं। ये जो चीज है हमारे पास सर्कुलर व्हील, फ्लाई व्हील है, और आप ये फ्लाई व्हील के सेंटर में है। और क्योंकि ये थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन ये आपके पास जो सेंटर से बाहर थोड़ी निकली हुई है उसको हम एक्सेंट्रिक शाफ्ट और बियरिंग्स हैं यहाँ पर, जो कि आपके इसको रोटेट करवा रहे हैं। मूवेबल जॉ के बारे में आपको बता चुका हूँ। अच्छा ये देखिएगा, टॉगल प्लेट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। तो बेसिकली टॉगल ने इस कंपोनेंट को, क्योंकि देखिए इस कंपोनेंट को और आपके मूवेबल जॉ को कनेक्ट किया हुआ है, आपने उनको जोड़ा हुआ है इस प्लेट के साथ, तो टॉगल कहते हैं। जैसे खुदा ना खासा अगर आप कभी कभार देखिए कि अगर किसी का पुराने जमाने में अगर कोट होता था, तो कोट अगर किसी का फटा हुआ है तो वो है, तो वो उसके उसको जोड़ने के लिए अगर आप कोई लकड़ी का तिनका फंसाकर उसको दूसरी साइड से निकालकर उसको मोड़ दें, तो वो इसको भी टॉगल ही कहते हैं। तो टॉगल बेसिकली आपने दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपने कनेक्ट कर लिया है, लेकिन ये कनेक्शन एक वीक है। इसकी वजह क्या है कि टॉगल प्लेट को जानबूझकर थोड़ा सा वीक बनाया जाता है, ताकि अगर आपके पास कोई बहुत हार्ड लंप ऑफ सॉलिड आ जाए, और इस लंप ऑफ सॉलिड की मदद से कहीं आपके फिक्स या मूवेबल जॉ को या फ्लाई व्हील वगैरह को, आपको मेजर कंपोनेंट्स को डैमेज ना हो जाए। इस डैमेज से बचने के लिए आपके, अगर आपके डेफिनेट इसकी स्ट्रेंथ होगी टॉगल प्लेट की, अगर आपके पास सॉलिड उस स्ट्रेंथ से ज्यादा आ जाए तो आपके पास ये टॉगल प्लेट ब्रेक हो जाएगी। दिस इज इजीली रिप्लेसेबल। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि हमारा जो जॉ क्रशर है, हमारा जो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट है, वो किसी बड़े डैमेज से बच जाएगा। तो ये जो टॉगल प्लेट है, ये हमारे पास टॉगल प्लेट, इस टॉगल सीटिंग के अंदर हमारे पास ये फिक्स है, और यहाँ पर एक ग्रूव ब्लॉक है जिसने इस सारे सिस्टम को आपके पास, यानी कि टॉगल और ड्रॉबैक रॉड, इन दोनों को उसने सपोर्ट किया हुआ है। और हमने इस हिस्से को, ग्रूव ब्लॉक को और मूवेबल जॉ को कनेक्ट करने के लिए हमने टॉगल प्लेट्स को यूज किया हुआ है।
अगर आपको इस लेक्चर में, इस वीडियो में ये जो मैंने अभी आपको एनिमेशन दिखाई है अगर क्लियर नहीं हुई तो प्लीज प्लीज आप गो टू द रिसोर्सेज विच आई हैव जस्ट मेंशन, और आप इसको, मैंने आपको ये लिंक भी शेयर कर दिया है, आप इस लिंक को क्लिक करें, ये आपके पास वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, इसको डाउनलोड करें, इसको व्यू करें, आप प्लीज यूज दिस सोर्सेज। ये मैंने आपको एक और पिक्चर है वो शो की है, तो अगर आप ये देखिए तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये फ्लाईव्हील है, ये नंबर 3 जो शो किया हुआ है फ्लाईव्हील है, और उसके बाद ये जो नंबर 1 है एक एक्सेंट्रिक शाफ्ट है। अब आपको एक्सेंट्रिक से समझ आ जाना चाहिए कि वो बिल्कुल सेंटर से जो बाहर जो चीज है उसको हम एक्सेंट्रिक शाफ्ट कह रहे हैं। और यहाँ पर आपके पास जो हमारे पास एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों की जहां पर ये स्प्रिंग्स और ये टॉगल प्लेट्स आपकी जहां पर मौजूद हैं, ये स्प्रिंग्स जिसको हम नंबर 10 जो है रिट्रैक्शन स्प्रिंग कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास आपके जॉ को मूव करवा रहा है, और ये टॉगल प्लेट आपके पास लगी हुई है, जिस हिस्से में ये लगी होंगी वही जॉ मूवेबल होगा और दूसरा जॉ फिक्स होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो जॉ है हमारे पास ये इस जॉ की नंबर 9 जो है, ये जॉ की आपके पास फिक्स जॉ की एक प्लेट है। इसके मुकाबले में हमारे पास जो ये नंबर 6 है, ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है, ये रेड कलर वाली आपकी मूवेबल जॉ प्लेट है। और हमारे पास ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रही है नंबर 7, ये आपके क्रशर का फ्रेम है, जिसने जिसने इन दोनों प्लेट्स को सपोर्ट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वी शेप बनी हुई है, वी शेप के टॉप में आपने सॉलिड्स को, आपने उसको फीड को आपने एंटर किया है, आप कंप्रेशन हुई है, मूवेबल जॉ ने फिक्स जॉ के अगेंस्ट अपने आप को मूव कराया है, कंप्रेशन हुई है, कंप्रेशन के नतीजे में आपके सॉलिड लार्ज लम्प्स ऑफ सॉलिड्स ब्रेक हुए हैं, और आपके पास जो स्मॉल सॉलिड्स हैं उनको आपने ऑब्टेन किया है। नंबर 11 ऑलरेडी आप इसको देख चुके हैं, नंबर 11 को पिछली एनिमेशन के अंदर। दिस इज टॉगल प्लेट हमारे पास है, और ये थोड़ा शायद आपको क्लियर नहीं है, मैं आपको जरा बताता हूँ। ये आप मेरा ये जो माउस कर्सर है, इस कर्सर जो आपकी येलो रॉड जिस हिस्से के अंदर आपके पास मौजूद है, इसको हम ये है नंबर 12 एंड दिस टॉगल सीट, इसके अंदर आपकी टॉगल जो है प्लेट है उसको फिक्स किया हुआ है, इसको रखा हुआ है, ये टॉगल प्लेट है, इसको टॉगल फिक्स है, और इसी वजह से अगर ये ब्रेक हो जाए आप इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह आप नंबर 14 देखिए, ये जो टॉगल सीट और टॉगल प्लेट है जिस हिस्से में लगी हुई है उसका नाम है ग्रूव ब्लॉक। ये जो ग्रूव ब्लॉक है इसके अंदर हमारे पास ये टॉगल सीट और टॉगल प्लेट मौजूद है। इसी तरह हमारे पास नंबर 13 एक, ये देखिए एक येलो रंग का आपके पास, दिस इज एडजस्टिंग वेज। एडजस्टिंग वेज का क्या प्रिंसिपल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की मदद से, इस रिट्रैक्शन स्प्रिंग की मदद से बेसिकली हम आपकी वी शेप का जो बॉटम है साइज है, उसकी वी शेप की जो बॉटम ओपन करते हैं कि आपको कितने स्मॉल पार्टिकल्स चाहिए इस वी ओपनिंग की बॉटम, जो आपकी वी की जो बॉटम है उसके ओपनिंग को जो है आपने कंट्रोल करना है, कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए आप ये नंबर 10 रिट्रैक्शन स्प्रिंग यूज करते हैं। आपने कितने बड़े फीड साइज आप उसके अंदर आपकी जॉ प्रेशर के वी शेप में आ जाए, टॉप से वी शेप में टॉप से आपके पास कितने बड़े लार्ज लम्प्स ऑफ सॉलिड आ जाएं, इस चीज को, इस वी ओपनिंग के ऊपर वाली जगह से के साइज को कंट्रोल करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं बेसिकली दिस इज नंबर 13 विच इज एडजस्टिंग वेज। एडजस्टिंग वेज की मदद से हम इजीली इस मूवेबल जॉ की जो एंगल है उसको कंट्रोल कर लेते हैं और मूवेबल जॉ को फर्दर ओपन करवा सकते हैं।
इसी तरह मैंने आपको एक और जॉ की तस्वीर जो है आपके साथ यहाँ पर शेयर की हुई है। इस देखते हैं कि बेसिकली हमने दिखाया है कि आपको जॉज के साथ साथ किस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट किस्म की मेटेलिक हमारे पास प्लेट्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से ये आपके जॉज हैं, ये लाइनर्स हैं आपके पास, ये लाइंस हैं आपके पास, जॉज हैं, दंदने हैं, जिसकी मदद से आपके पास ये बिल्कुल ऐसे ही जो दंदने जॉज हैं आपके पास, जो लाइनर्स हैं, वो आपके पास यहाँ पर फिक्स जॉ में भी होंगे। मैंने आपको निशानी बताई है, आप लोगों ने फौरन देखना है कि स्प्रिंग और टॉगल प्लेट वगैरह वाली जो साइड्स हैं वो जिस तरफ होंगी वही जॉ आपका मूवेबल जॉ होगा। टॉप पर ये जो प्लेट है ये एक डिफ्लेक्टर प्लेट है। इसका मकसद ये होता है कि अगर कोई ऑपरेटर वहां पास में मौजूद है तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जब आप उनको कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस करने की वजह से पॉसिबल है कि वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स एकदम की वजह से वो कहीं हमारे फ्लाई व्हील में ना फंस जाएं, या आपके पास किसी इर्द गिर्द वाले किसी बंदे को ना लग जाएं, या आपके पास हमारी जो शाफ्टिंग है उसके अंदर कहीं वो जाकर उसको डैमेज ना करें। इस वजह से जो डिफ्लेक्टर प्लेट है वो उसको डिफ्लेक्ट कर देती है और वो दोबारा आपकी वी में आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो है सम क्लैंप बार्स यूज की गई हैं। इनका मकसद क्या है कि ये आपको सपोर्ट करती हैं आपके मूवेबल जॉ को और डिफ्लेक्टर प्लेट को, और इनको इजीली आप रिप्लेस कर सकते हैं, और इनकी इसकी वजह से ये सारी आपके पास जो डिफ्लेक्टर प्लेट है वो स्टेबल रहेगी। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास एक इन वी की साइड पर भी एक आपके पास प्लेट्स लगी हुई हैं। दीज आर चीक प्लेट्स हमारे पास हैं। ये जो चीक प्लेट्स हैं बेसिकली आपकी जो साइड वाले हम यहाँ से आपके पास जो साइड्स हैं हम हमारे जॉ क्रशर की दोनों जॉज की उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लगाई हुई है इस जॉ क्रशर के अंदर, ताकि हमारी ये जो जॉज की जो आपकी साइड प्लेट्स हैं वो साइड प्लेट्स मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्टेड रहे। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ सपोर्ट बार्स होती हैं जॉज के नीचे, आपके पास सपोर्ट बार्स हैं जो कि आपके जॉज को सपोर्ट किया हुआ है जिन्होंने ये जो है इनकी मदद से बेसिकली हम जो जॉज की जो लाइफ साइकिल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप क्योंकि जॉज महंगे हैं उनको रिप्लेस करना कॉस्टली हो सकता है, तो अगर आपने उनको लंबे अरसे तक यूज करना है तो आप उसके लिए जो है यहाँ पर आपके पास इजीली रिप्लेसेबल सपोर्ट बार्स होंगी जिनकी वियर एंड टियर थोड़ी ज्यादा होगी। अगर आप उनको टाइमली रिप्लेस करते रहें तो आपकी जो जॉज हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये वियर प्लेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। ये जो वियर प्लेट्स हैं आपकी जॉज की फ्रंट साइड को इमेज से। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट एक कुछ प्लेट्स भी दी हुई हैं जिसकी मदद से हम जो हमारी जॉज जब आपकी स्विंग हो रही होती है, मूव कर रही होती है, तो उसको आप कि उस जॉ को प्रोटेक्शन मिलती है। एक और तस्वीर देखिए आप। मैंने आपको जो जॉ क्रशर की आज पहली वीडियो दिखाई थी उस जॉ क्रशर की वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं था। बेसिकली दिस इज अ कन्वेयर बेल्ट। तो आपने कॉन्टिन्यूसली क्वेरी से या माइनिंग से आपके पास जहां से सॉलिड फीड आ रही है वो सॉलिड फीड आपके पास कॉन्टिन्यूसली इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मूव करते हुए वो आपके पास बेल्ट के ऊपर से आपके टॉप पर वो फीड एंटर हो रही है। और ये हमारे पास जो है फिक्स जॉ है, ये हमारा मूवेबल जॉ है, और कंप्रेशन की मदद से आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली उनको हम जो है ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ से आप टॉगल प्लेट को आप देख सकते हैं, जो टॉगल प्लेट क्लियरली हमारे यहाँ मौजूद है जिसकी मदद से हमने इस ग्रूव असेंबली को और मूवेबल जॉ को हमने कनेक्ट किया हुआ है।
एक और मैंने आपके पास यहाँ पर एक डिटेल्ड डायग्राम, एक और हमारे पास डिटेल्ड डायग्राम जॉ क्रशर की मौजूद है। इस जॉ क्रशर की डायग्राम और पिछली डायग्राम में कुछ थोड़ा सा जो फर्क है, वो फर्क ये है कि यहाँ पर आपने डबल टॉगल्ड यूज किए हुए हैं हमारे पास, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ डबल टॉगल्ड जॉ क्रशर। तो आपके पास एक से ज्यादा टॉगल मौजूद है, डबल टॉगल आपने यूज किए हुए हैं। तो जरा हम उसको देख लेते हैं कि डबल टॉगल किस तरीके से आपने यहाँ पर डबल टॉगल यूज किया हुआ है। जरा गौर कीजिएगा कि दिस इज योर टॉगल प्लेट, दिस इज द रेड वन, दिस रेड वन इज अ टॉगल प्लेट। और यहाँ से आपको जो ब्लैक पॉइंट नजर आ रहा है बेसिकली, ये टॉगल प्लेट इस टॉगल सीट के अंदर मौजूद है। ये आपके पास टॉगल प्लेट है, और ये जो टॉगल प्लेट है आपके पास, दिस टॉगल प्लेट, ये देखिए आपके पास जो रेड टॉगल प्लेट है, ये आपके पास रेड टॉगल प्लेट बेसिकली यहां से दोबारा जिस तरह ये आपकी टॉगल सीट है, ये आपके पास ये जो एरिया है, ये टॉगल प्लेट की आपके पास जो है वो सीट है। फिर फर्दर आप ये देखिए कि आपके पास एक और फर्दर यहाँ पर एक और फर्दर ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है, यहाँ पर ब्लैक वाला जो हिस्सा है हमारे पास, यहाँ देखिए ये एक और बड़ी हमारे पास टॉगल सीट है, जो आपको ये जो ग्रे सा कलर की आपको नजर आ रही है, ये एक और टॉगल सीट है, जिसके अंदर एक फर्दर यहाँ पर ये जो ब्लैक पॉइंट आपको लगा हुआ है, ये एक और आपके पास टॉगल है उसके अंदर, वो भी मौजूद है। और इस टॉगल की मदद से बेसिकली आपके पास यहाँ पर बाद में स्पेसर है, और स्पेसर और आपने एक टॉगल प्लेट है, उसके बाद आगे फर्दर दूसरी टॉगल प्लेट है, जो आपने इस टॉगल शीट और इस सारी असेंबली को इस डबल टॉगल शीट के अंदर आपने इसको सेव किया हुआ है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद आपकी फर्दर कंट्रोलिंग है। फर्दर कंट्रोलिंग क्या है कि इसकी मदद से हम जो जॉ क्रशर का प्रोडक्ट साइज है उसको मोर यूनिफॉर्म बना सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी सेफ्टी को इनहेंस कर सकते हैं। आप अपने जॉ क्रशर को फर्दर डैमेज होने से बचा सकते हैं, और जॉ क्रशर की जो ऑपरेशन लाइफ है उसको इनहेंस कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे हो सकता है कि सबसे पहले आपके पास ये आपकी ये जो टॉगल प्लेट है ये ब्रेक कर जाए, जिसकी वजह से आप इजीली इसको रिप्लेस कर लें, और ये फर्दर आपके पास इस तरीके के सेफ्टी मेजर्स आपके पास रहते हैं। बाकी चीजें ऑलरेडी वो हम देख चुके हैं, वो बाकी चीजें उसी तरह हमारे पास मौजूद हैं, जो कि आपके जॉ क्रशर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये एक आपको ब्लेक जॉ क्रशर की इंजीनियरिंग डायग्राम आपसे शेयर की है मैंने यहाँ पर। नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर आपके पास जब कोई इक्विपमेंट जो मैकेनिकल, अभी आप लोगों ने शायद ड्राइंग आप लोगों ने इस सेमेस्टर में आप लोगों ने ड्राइंग की है, या आप नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे, तो ड्राइंग के अंदर आप नॉर्मली इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर जो आप किसी कंपोनेंट्स की जो ड्राइंग्स बनाते हैं, वो बेसिकली आप इसी तरीके से ये इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आप यूज करते हैं। तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग ये आपके पास ब्लेक जॉ क्रशर की इंजीनियरिंग ड्राइंग है। यहाँ पर मैंने आपको एक और जॉ क्रशर का लिंक शो किया है, जिसके अंदर ड्रॉबैक रॉड और टॉगल प्लेट को थोड़ा क्लियरली दिखाया गया है। लेट्स ट्राई टू वॉच इट हियर एज वेल। जरा हम देखते हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि आपके पास ये मूवेबल जॉ है, तो आपके पास यहाँ पर इस मूवेबल जॉ के साथ ये ड्रॉबैक रॉड है, और ये पीछे जो छुपी हुई आपको नजर आ रही है इसके साथ यहाँ पर ये जो प्लेट आपको नजर आ रही है आपके साथ ऊपर, जरा एक मिनट दोबारा देखते हैं इसे। ये जो आपके पास प्लेट नजर आ रही है, दिस प्लेट इज योर टॉगल प्लेट। ये आपके पास जो ड्रॉबैक रॉड है, जो रिट्रैक्टेबल स्प्रिंग लगा हुआ है, दिस इज योर ड्रॉबैक रॉड, इसको भूल नहीं जाना। और ये आपके पास टॉगल प्लेट है। This video is also available on ocw.kfueit.edu.pk and on your LMS. Please use the link available on this slide, और आप इसको easily डाउनलोड कर सकते हैं।
एक और जो क्रशर है हमारे पास टाइप है, उसका नाम है जायरेटरी क्रशर। तो जो जायरेटरी क्रशर होता है, इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रशर। इसके अंदर बेसिकली आपके पास एक कोनिकल क्रशिंग हेड होता है, आपके पास एक कोन की शेप में आपके पास एक क्रशिंग हेड होगा। वो जो क्रशिंग हेड है आपके पास एक जैसे आपके पास एक फनल है, आप इसको ये समझिए कि जैसे मधानी होती है, आपके पास एक मधानी है, आप जैसे कोई चीज कूट रहे होते हैं, तो कूटने के लिए आपके पास नीचे आप अगर आप गंदुम की आप देखें तो पुराने जमाने में हावन दस्ता होता था, या हमारे पास मिसाला कूटने के लिए आपके पास गोल सी पत्थर की आपके पास कोई मौजूद है। तो कोनिकल आपके पास कोई फनल शेप, आपके पास कोई केसिंग मौजूद है कि जो कि टॉप से ओपन होती है, जैसे आपके पास मिसाला कूटने वाली, और उसके टॉप से आप कोई डंडा यूज करते हैं तो क्रशिंग हेड है। तो वो क्रशिंग हेड कोनिकल है, और नीचे आपके पास फनल शेप केसिंग है जो कि ओपन है टॉप से, और फीड टॉप से एंटर होती है। और आपके पास जो कोनिकल क्रशिंग हेड होगा, या आपके पास मिसाले वाला जो डंडा है, वो उसके अंदर पेंडुलम मोशन के अंदर वो रोटेट कर रहा होगा, और आपकी जो फीड है वो क्रश हो जाएगी। अभी हम इसको वीडियो भी देखते हैं, मैं आपको उसका मैंने लिंक भी आपके साथ इस स्लाइड्स में अवेलेबल है, आप उसको बाद में वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो कोनिकल क्रशिंग हेड है, जिसे मैंने आपको समझाने के लिए मिसाल दी थी कि आपने मिसाला बनाने कूटने के लिए जो डंडा है आपके पास, वो जो बेसिकली डंडा है उसको मैं कोनिकल क्रशिंग हेड कह रहा हूँ। इट इज जायरेटिंग। जायरेटिंग का मतलब ये है कि वो मधानी की तरह जैसे गोल गोल कोई चीज आप घूम रही है तो वो जायरेट कर रही है इनसाइड अ फनल शेप केसिंग। तो फनल शेप केसिंग का मतलब क्या था कि जैसे आपके पास कोई मिसाले की कोई हावन दस्ते की निचला हिस्सा है जो कि कोनिकल है, जो कि गोल है, ऊपर से ओपन है, उसके अंदर वो कॉन्टिन्यूसली जो क्रशिंग हेड है वो जायरेट कर रहा है। तो इस क्रशिंग हेड को चलाने के लिए आपको बेसिकली एक एक्सेंट्रिक ड्राइव होती है। एक एक्सेंट्रिक ड्राइव होती है जो कि शाफ्ट को रोटेट कर रही होती है, और वो जो शाफ्ट है फिर क्रशिंग हेड को रोटेट करवाता है। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड्स बेसिकली उस क्रशिंग हेड और केसिंग के अगेंस्ट जो आपके पास जैसे आप ये अंडे और उस हावन दस्ते के अंदर जब वो दरमियान में आ जाता है तो वो क्रश हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास जब एक्सेंट्रिक ड्राइव जो एक्सेंट्रिक है आपके शाफ्ट को मूव करवा रही है, और आपके पास वो जो शाफ्ट है उसके साथ क्रशिंग हेड लगा हुआ है, तो क्रशिंग हेड भी मूव कर रहा है, तो जो सॉलिड्स आपके टॉप से एंटर हो रहे हैं वो उस क्रशिंग हेड और क्रशिंग हेड जो है उन सॉलिड्स को केसिंग के अगेंस्ट उनको क्रश कर देता है। वो बार बार उनको क्रश करता रहता है हत्ता के वो बॉटम से रिलीज हो जाते हैं। मैंने आपके साथ जो है एनिमेशन एक वीडियो जॉ क्रशर इसकी जायरेटिक क्रशर की ऑलरेडी मैंने आपके ocw.kfueit.edu.pk और LMS पर आपके मैंने ये वीडियोस के लिंक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। हियर इज ऑल्सो दिस लिंक, प्लीज यूज दिस लिंक टू डाउनलोड और व्यू दिस वीडियो। मैं यहाँ पर भी आपको ये वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। इट इज पॉसिबल कि जब आप इस वीडियो को देखें तो हमारे पास जो मूवमेंट है वो शायद आपके पास जो है वो डिले हो वीडियो के अंदर, और ये थोड़ी क्लियर ना हो। तो आप क्या देखिए, इस गौर से देखिए, टॉप से ये जो मैंने आपको क्रशिंग हेड बताया ये बॉल की तरह क्रशिंग हेड आपको नजर आता है, और बॉटम में आपके पास ये एक प्लेट, एक प्लेट है, एक कॉनिकल प्लेट है। तो ये आपके साथ यहाँ पर एक जो हमारे पास क्रशिंग हेड है वो रोटेट कर रहा है, और वो रोटेट करने में किस तरीके से काम कर रहा है कि टॉप से जो आपके पास सॉलिड्स आते हैं ये एक पेंडुलम की तरह जायरेट कर रहा है। ये मुसलसल मधानी की तरह घूम रहा है आपका क्रशिंग हेड, और जब टॉप से सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं वो उनको क्रश कर देता है अगेंस्ट द केसिंग, अगेंस्ट दिस फनल केसिंग, और हत्ता कि वो बार बार क्रश होते रहते हैं कि वो उसके बाद जो उसके यहाँ पर आपके बॉटम से वो रिलीज हो जाते हैं।
crusher is quite different to the jaw crusher types we have seen. कुछ ये आपके पास particular technology की recommended books हैं. I have already uploaded these books on LMS. LMS में वो links मौजूद हैं. Please go through these links. अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की तो आप इस बुक्स को डाउनलोड कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. आपके जो सवालात हैं वो सवालात आपके पास मौका है कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जो लॉकडाउन से पहले यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल था उसको फॉलो करते हुए मैं आपकी उस टाइम स्लॉट में मैं आई विल बी अवेलेबल और मैं उस लेक्चर के शुरू होने से कुछ देर पहले मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं गूगल मीट का वो लिंक शेयर कर दूंगा. You don't need any action, don't need any software to use Google Meet. आप उस लिंक को क्लिक करेंगे एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन. तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना. मैं जैसे आपको करूंगा आपको लिंक भेजूंगा, आप लिंक को क्लिक करेंगे, उसके बाद ज्वाइन मीटिंग आप ज्वाइन करेंगे और आपके पास वो चांस होगा आप उस मीटिंग के अंदर दौरान आप जो है गूगल मीट के दौरान आप जो है उस सेशन में अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई सवालात हैं तो आप वो पूछ सकते हैं. एक चीज और इम्पोर्टेंट फर्दर अगर आप क्योंकि मैं उस लेक्चर के दौरान मैं आपके अटेंडेंस भी नोट करूंगा, लेकिन अगर आपके पास फर्दर भी कोई सवालात हो तो यू कैन ऑलवेज राइट मी एन ईमेल. मेरा जो ईमेल एड्रेस है asim.ali asim.ali@kfueit.edu.pk या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं. आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू oblige you. अगर आपका कोई सवाल है प्लीज डू नॉट हेजिटेट एंड कॉन्टेक्ट मी. थैंक यू वेरी मच जी. अल्लाह हाफिज.